बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन मेथड्स में से स्ट्रेट लाइन मेथड की डिस्कशन की थी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा फोकस है वो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स पर है, जिनमें हमारे पास शामिल है एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम चलेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना डाटा बिल्कुल सेम लूंगा जैसा हम लोगों ने कर लिया था कि कॉस्ट है 100,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपके सामने ना एक डिफरेंस शो कर सकूं कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पर होते हैं तो हम ईच ईयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या एक्सपेंस चार्ज कर रहे होते हैं, हमारे एसेट्स की वैल्यूज हमारे पास कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आ रही है। तो हम लोग जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाएंगे तो एसेट सेम है, कॉस्ट सेम है, रेजिडुअल वैल्यू सेम है, यूजफुल लाइफ सेम है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईच ईयर हमारे चेंज हो जाएंगे। कैरिंग अमाउंट फॉर ईच ईयर ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों ने ना इस चीज को जाकर देखना है। अब यहां पर देखें तो जब हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात कर रहे होते हैं यहां पर हम बहुत सिंपल सा इजी सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको ना डब्ल्यूडीबी मेथड भी कहा जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को WDV मेथड भी कहा जाता है। यहां पर अगर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना हो, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में था ना कि अगर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता था, बेसिक फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। या फिर हम लोगों ने रेट की भी बात की थी कि डेप्रिसिएशन रेट, और वो रेट अप्लाई हो जाता है हमारे पास कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब हम होते हैं ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अक्सर ऐसा होगा कि आपको डेप्रिसिएशन रेट खुद बता देगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अक्सर ऐसा होगा कि आपको डेप्रिसिएशन रेट खुद बता देगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ बताए और आपसे कहे कि आप मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर कैलकुलेट करके दें यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना होता है वो है डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना। डेप्रिसिएशन रेट, अच्छा अब ये डेप्रिसिएशन रेट आपका वो जो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में पढ़ा था, अब ये वो वाला डेप्रिसिएशन रेट नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा और वो फार्मूला होता है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप मतलब रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। एन से क्या मुराद है यहाँ पर, यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर 5 साल यूजफुल लाइफ है तो फिफ्थ रूट आ जाएगा, 7 ईयर्स है तो सेवंथ रूट आ जाएगा, 4 ईयर्स है तो फोर्थ रूट आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम लोग अपनी सिचुएशन के मुताबिक चलें तो यहाँ पर देखें कॉस्ट क्या है 100,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 एंड द यूजफुल लाइफ इज। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करेंगे और वो डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय 100,000। अच्छा, आपके पास ये जो आंसर आएगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है। ये देखिए ये इसकी कैलकुलेशन होगी कुछ इस तरह 1 माइनस, अब यहां पर ये नहीं मुराद कि 5 और फिर ये कर लें, ये गलत हो जाएगा। ये तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के साथ, तो ये नहीं है फिफ्थ रूट। हम इसको लिखा करते हैं कि आप लोगों ने शिफ्ट और ये पावर की प्रेस करें और इस बॉक्स में आकर आप लोगों ने 5 लिखा, फिर जहां पर आके पहले फ्रैक्शन ऑन कर लें। जहां पर रेजिडुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको आंसर मिला 36.9%।
अच्छा, अब अगर आप लोग गौर करें ना, तो मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर रहा हूँ वैल्यूज को, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस, 1-2 रुपए का आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो वो अगर कोई डिफरेंस होता है ना, वो बिल्कुल लास्ट ईयर में हम लोग जाकर एडजस्ट कर लेते हैं। आपको ये मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर आपने कैलकुलेट करना हो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन रेट, वो जो आप लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया, को मल्टीप्लाई किया जाता है डब्ल्यू डी वी ऑफ एन एसेट। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। अब हर साल के लिए कॉस्ट तो सेम रहनी थी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी सेम है। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई किया जाता है वो WDV ऑफ एन एसिड, और हर साल एसिड की WDV डिफरेंट होती है। तो जब हर साल एसिड की WDV डिफरेंट है, तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी डिफरेंट होगा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि क्या हर साल एसिड की WDV कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जब हर साल WDV कम होती जा रही है, तो इन सिचुएशंस में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होगा, जबकि लास्ट के ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम। क्योंकि भाई अगर मैं 100% का 20%, 100 रुपीज का 20% फाइंड करूं तो वो 20 है, लेकिन अगर मैं 80 का 20% फाइंड करूं तो वो 16 है। ऑलराइट, तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाए, इवन के परसेंटेज सेम है, लेकिन वो परसेंटेज अप्लाइड डिफरेंट वैल्यू के ऊपर हो रही है। गॉट इट? तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम नहीं आता, तो ये चेंज होंगे हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने सपोज एक्सट्रैक्ट्स बना कर देने हो, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास पहली एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट आएगी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लोगों ने सिर्फ उसे जाके बताना होता है अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी आएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लोग उसे जाकर बताएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम उसे कॉस्ट ऑफ एसेट लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैरिंग अमाउंट, या इसको कहा जाता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर का जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड कर रहे हो, तो इससे पहले तो एसेट डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, तो जब डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ तो उसकी कॉस्ट ही उसकी कैरिंग अमाउंट होती है, उसकी कॉस्ट ही उसकी WDV होती है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन रेट हम लोग चार्ज करते हैं वो कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर करते हैं, जबकि सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए WDV के ऊपर करते हैं। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट ईयर 100,000 का 36.9% अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो हमारे पास ये ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 36,900 का। ये बात समझ आ गई आप सब बच्चों को? अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं डायरेक्टली जाके कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब उसके लिए सबसे पहले मुझे एसिड की WDV फाइंड करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट भी साथ साथ बनाता जाऊं। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसिड क्या आएगी हर साल के लिए? 100,000 आ जाएगी। फर्स्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? 36,900। ये इसमें से लेस किया तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड मेरे पास क्या आ जाएगी? 63,000। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब जब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने लगेंगे, तो यहां से वैल्यू मिल गई, वो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करेंगे हम 63,100 के ऊपर। तो जैसे ही हम लोगों ने 63,100 पर 36.9% अप्लाई किया,
तो हमें वैल्यू क्या मिली 63,100 मल्टीप्लाइड बाय 36.9%। इस तरह से लिख लिया करो या 0.369 लिख लो, तब भी आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और एंड द वैल्यू इज, अच्छा हम लोग ना जरा होल नंबर्स में कन्वर्ट करते जाएंगे इसको, तो हम डेसिमल में नहीं जाते, हम इसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी 23,284। तो यहां पर सेकेंड ईयर के लिए हम लोग जाके लिखेंगे 23,284। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एसिड में कोई चेंज नहीं, जबकि अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी, इसमें ऐड कर दोगे 36,900, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई, हाँ जी 60,184, 60,184। अब ये अगर 100 में से लेस कर दें 3,9,816, अब इसका 36.9% फाइंड करें। अब देखिए अगले साल की सपोर्ट हमें कैरिंग अमाउंट नहीं करनी होती, तो इसलिए पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड करते हैं। 14,692 100,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताइए। 74,876 जी, 100 में से लेस करें 25,124, इसका 36.9% फाइंड करें 25,112, ये नहीं, ये तो मैंने लिख लिया, इसका 36.9% फाइंड करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं। 9,271, अच्छा 100,000 जी, कोई इशू है इसमें? अच्छा बताएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। 84147, हाँ जी, द वैल्यू इज 15,853, हाँ जी 5853 कर लो इसको। अब एंड पे जितना भी राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होता है ना, सारे का सारा एंड वाले को चार्ज कर देते हैं। अब जरा इसमें ऐड करोगे ना 84,147, तो आपके पास एग्जैक्ट 90,000 आ जाएगा, अदरवाइज वो 89,997 आ रहा था। चेक करो, बात नहीं समझ आई आप लोगों को? 3 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था ना, क्योंकि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट को थोड़ा सा राउंड ऑफ किया था, तो वो डिफरेंस एंड पे आकर आप लोगों ने सेट कर लेना होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था ना वो 3 रुपये, आपने मुझे 50 बताया, लेकिन अगर मैं इसमें 53 कर दूं ना, तो जैसे ही मैं इसको जाके ऐड करता हूं तो देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी 90,000, और एंड पे रेजिडुअल वैल्यू क्या बचनी चाहिए, सॉरी कैरिंग अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल बचनी चाहिए, अदरवाइज इसमें 3 रुपीज ये होती 10,003 रुपीज, तो मैंने उसको 10,000। बात समझ आ गई जी? का जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस यहाँ जैसे 7 था तो 300 लिया, कोई और वैल्यू होगी, अगर 5 होगा तो 5। नहीं मतलब मैं ये देखूंगा कि 90,000 कैसे बनेगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट 90,000 है ना, तो मुझे आइडिया हो गया था कि 90,000 बनाने के लिए ना इसमें 5853 ऐड करूं तो 90,000 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये बेसिक रूल होता है ना कि लास्ट ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल, और हमारे पास कैरिंग अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होती है। और वैसे भी आप लोग देखो, अगर हम लोग कंप्लीट वो रेट उठाते हैं ना,
तो हमें ये राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं थी, फिर एग्जैक्ट वैल्यू आती है हमारे पास 90,000 एंड 10। कोई डाउट? बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आप लोग देखें तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम सेम था। यहां पर कैरिंग अमाउंट देखें इस तरह से हमारे पास आ रही है, और इसके लिए कैरिंग अमाउंट डिफरेंट वे में आ रही है। इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज होता है। ये उन एसिड्स के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है जिनके बारे में आपको पता हो कि ये ऐसे एसिड्स हैं, इनकी नेचर ऐसी है जो अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में तो बहुत अच्छी वर्किंग करेंगे, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा तो इनकी एफिशिएंसी में डिक्रीज आता जाएगा। फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स हमें डिक्रीज होंगे। जब बेनिफिट्स कम है तो एक्सपेंसिव भी कम चार्ज करता है, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड इनके लिए सूटेबल नहीं रहता। क्लियर होगी बात? कोई इशू? हो जाएंगे सब? अच्छा, नहीं, अब आप लोग यहाँ पर देखें तो यही सारी बातें यहाँ पर हैं। ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ये देखें 36.9%। अगर आप लोग देखें तो इन्होंने भी लास्ट में जाकर बिल्कुल वही काम किया है कि जितना राउंडिंग ऑफ का 2 3 4 पे का डिफरेंस होता है ना, वो लास्ट ईयर को दे दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 आपके पास मौजूद है। सर एग्जांपल नंबर 9 का सॉल्यूशन बताएं मुझे। तो एग्जांपल नंबर 9 में हमारे पास था, अ नॉन करंट एसिड has cost of rupees 64,000. It is depreciated by reducing balance method at the rate of 25। अब देखिए रेट उसने खुद बता दिया। अच्छा, ये रेट डेप्रिशिएबल अमाउंट पे नहीं अप्लाई हो रहा होता। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें फर्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट और सब्सीक्वेंट ईयर के लिए WDV चाहिए, हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं चाहिए। तो मतलब अगर रेट गिवन है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमें रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 3? तो अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 64,000 के ऊपर 25% चार्ज किया, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 16,000। ईयर 1 डेप्रिसिएशन 25%। साथ में ये जरा वर्किंग में लिख लेना, यहां पर 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो ये हमारे पास आया 16,000। फिर ये हमारे पास आ गई कैरिंग अमाउंट। नेक्स्ट ईयर का जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना होगा 25%, वो बेसिकली कौन सी वैल्यू का है? 48,000 का। तो यहां पर ये लिख लो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, और वैल्यू आ गई 12,000। अब ये 2 के एंड पर गए तो एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या मिली? 36,000। अब जब ईयर 3 पे जाएंगे तो 36,000 का 25% is equal to 9,000, or at the end of year 3 the carrying amount of the asset is 27,000। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पर जरा गौर करें, मैंने आपको दो मेथड बता दिए, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV फाइंड करने के लिए जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अगर आपसे सपोज यहाँ पे पूछ लिया जाता है ईयर 4 का की ईयर 4 कैट पर एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या होगी, तो हम लोग ये सारी कैलकुलेशन करते हैं और उसे बताते हैं कि 28,000। ऐसे ही था ना? अब यहां पर देखें भाई, यहां पर हम थोड़ा सा ना ऑल्टरनेटिव वे यूज कर सकते हैं, और वो ऑल्टरनेटिव वे हमारे पास क्या आता है? वो है हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला। आप लोग फाइनेंस पढ़ के आए हुए हो, am I right? पढ़ा है ना फाइनेंस? तो फाइनेंस के अंदर आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला आपको आता होगा। ऑलराइट, क्या सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? S इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला, एस से मुराद होता है फ्यूचर वैल्यू। ऑल्टरनेटिव वे बताने लगा।
ये ऑल्टरनेटिव है, बहुत काम आएगा आप लोगों के पास, ऑल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट WDV of an asset of an asset। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला होता था हमारे पास? शाबाश, P इंटू, अभी कुछ मत लिखिएगा, बस सुन लें अभी थोड़ी देर, 1 प्लस और टी, ये बात याद है। लेकिन ये फार्मूला आपको याद होगा उस टाइम यूज करते हैं जब फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन साथ में आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया गया था कि अगर फ्यूचर की वैल्यू कम हो एज कंपेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, प्लस की, अब देखिए भैया ज्यादा हो रही है तो ऐड करेंगे, और अगर कम हो रही है तो ये फार्मूला बन जाता है आपके पास, S इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस RT। और वहां पे सबसे बेस्ट एग्जांपल डेप्रिसिएशन की ही दी जाती है कि डेप्रिसिएशन के केसेस में एसिड की कॉस्ट ज्यादा होती है इनिशियली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू डिक्रीज होती है, तो फ्यूचर की वैल्यू हमें कम मिलती है। तो ये फार्मूला होता था फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करने का। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं ना अपने टॉपिक में, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कि एस की जगह पर हम लोग अब यूज कर लेंगे यहां WDV, अपनी आसानी के लिए WDV, और P की जगह पे हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं अपने पास कॉस्ट ऑफ एन एसेट। P की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस्ट। तो WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT। ऑलराइट, और यहां पर R से क्या मुराद है? यहां R से क्या मुराद है हमारे पास? यहां डेप्रिसिएशन रेट। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इसको डेप्रिसिएशन रेट, और टाइम से मुराद है कि कितने अरसे बाद, मतलब यहां पर टाइम से मुराद यूजफुल लाइफ नहीं है, यहां पर टाइम से क्या मुराद होगा हमारे पास कि हमें कितने अरसे बाद उस एसिड की WDV चाहिए। अगर 3 साल बाद के लिए चाहिए तो यहाँ पर T 3 years आ जाएगा, अगर 5 साल बाद के लिए चाहिए तो T 5 years चला जाएगा। 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हाँ जी, ये बात समझ आई। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, हम लोग एक एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं इसी क्वेश्चन जो ऊपर हमने सॉल्व किया। एसिड की कॉस्ट क्या थी? 100,000 इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। जब हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट के लिए, तो वो हमारे पास क्या आया था? कॉस्ट के लिए डेप्रिसिएशन रेट 18%। तो हम लोग यहां पे लगा देना है 18% मल्टीप्लाइड बाय, सपोज हम लोग चाहते हैं कि 3 इयर्स के एंड पर एसिड की WDV क्या होगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। जरा कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? 46,000। ऑलराइट, अब जाके जरा चेक करना, ये देखो ये 3rd ईयर के एंड पर क्या वैल्यू आ गई, तो डायरेक्ट जंप लगा दिया। गॉट इट? यही काम हम लोग अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हो तब भी कर सकते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सिंपल। तो अब वो फार्मूला थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं हम लोग, क्या फ्यूचर वैल्यू की जगह पर हम लोग जाके लिखेंगे इज इक्वल टू P की जगह पर 1 माइनस
depreciation rate raised to power time t। भाई यही तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता था कि रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो तो सिंपल इंटरेस्ट, एंड 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज्ड टू पावर टाइम हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां पर देखें, एग्जांपल करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है? 100,000 इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है? 36.9%। सपोज के 3 इयर्स, अब आप पे डिपेंड करता है 2 3 4 जो मर्जी कर लो। सपोज के 3 इयर्स, देखना क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। 2 5 1 2 4, ये देखिए थर्ड ईयर के एंड पर चेक करें 2 5 1 2 4। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर? तो आपको नहीं लगता कि हमारा ये वाला जो फॉर्मूला क्वेश्चन था ये एक स्टेप में सॉल्व हो सकता था? कैसे? 64,000 कॉस्ट ऑफ एसिड 64,000 into 1 minus 25% raised to power 3 is equal to, ऑल राइट, एक स्टेप में इसका आंसर आ सकता था। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर अगर सपोज यहाँ की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बतानी हो तो बेटा देखें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होती है? अच्छा ये बताएं WDV ऑफ एन एसिड हमारे पास क्या होती है? WDV ऑफ एन एसिड हमारे पास क्या होती है? इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। तो बेटा अब इस सिचुएशन में आपके पास कॉस्ट भी है, WDV भी है, तो क्या आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं फाइंड कर सकते? तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास क्या बन जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगी? कॉस्ट माइनस, बस जी आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी अगर जरूरत हो तो। डन। अच्छा इसमें एक छोटी सी खराबी है, फार्मूला बड़े काम का है लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यूज उस टाइम पर होगा जब एसिड एक्वायर कर रहे हो फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर एसिड एक्वायर कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर और फर्स्ट ईयर में ही आपने टाइम फ्रैक्शन लगा दिया, फार्मूला काम नहीं करेगा। ओके, ये उन क्वेश्चंस के लिए है, ये उन एसिड्स के लिए है जो फुल ईयर डेप्रिसिएशन दें इन द ईयर ऑफ परचेज। ऑल राइट, अदरवाइज इसने काम नहीं कर, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान करें और ये फार्मूलाज हम मोस्टली यूज करेंगे, ये हमारे बड़े काम आ जाती है। क्लियर हो गई जहां तक किसी को कोई शो? थर्ड मेथड की तरफ चलें। द थर्ड मेथड इज, अब इनके मुताबिक तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है लेकिन मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूं। हम सबसे पहले चलते हैं सम ऑफ डिजिट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड, sum of year digit method, basically sum of year digit method। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, अब इसके मुताबिक हम लोगों ने किस तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए हमारे पास है जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स।
डिवाइडेड बाय सम ऑफ multiplied by remaining life, multiplied by remaining life। ये इसका फार्मूला होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना कि भाई मैंने जाके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है, तो उसके लिए देखिए कॉस्ट कोई मसला नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू कोई मसला नहीं है, मसला किस चीज का आ रहा है हमारे पास, सम ऑफ डिजिट्स का। सम ऑफ डिजिट्स से क्या मुराद है, सम ऑफ डिजिट से मुराद है कि आपने 1 से लेकर 0 नहीं, 0 ऐड हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सम से मुराद है ऐड करना। किसको ऐड करना, डिजिट्स को ऐड करो। कौन से डिजिट्स को ऐड करो, 1 से लेकर यूजफुल लाइफ तक तमाम डिजिट्स का सम। अब मेरे पास एसिड की यूजफुल लाइफ क्या है, तो 1 से लेकर 5 तक तमाम डिजिट्स को ऐड कर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर सपोज 8 होती तो +6 +7 +6 मैं ऐड कर देता इसको, तो मेरे पास इनका टोटल क्या बन गया 15, तो डिनोमिनेटर बनेगा 15। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक किसी को कोई इशू, डिनोमिनेटर बनेगा 15। अगर सपोज 6 ईयर लाइफ होती तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता 21, 7 ईयर्स होती तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता 28, अगर सपोज 15 ईयर्स होती तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता, तो बस हो जाती है, मतलब फिर बैठ जाओ फिर ऐड करने। सपोज अगर बिल्डिंग हो और बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ हो 25 साल, तो फिर 25 तक ऐड करने बैठ जाओ, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं फार्मूले, पर अगर कम हो तो फिर तो ये वाला मेथड भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर यूजफुल लाइफ ज्यादा हो तो ऐसा नहीं है ऐड करने बैठ जाओ तो 5 मिनट तो उधर ही गए, तो हम उस सिचुएशन में इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास होता है, ट्यूब में आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, एपी तो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, और जितनी जो उसको लाइफ है लास्ट टर्म वही है, ऐसा नहीं है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म भी वही है। अब नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो लास्ट टर्म भी तो 5 ही है। हाँ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। पर अब आपको उस झंझट में जाने की नहीं जरूरत, आपने आना, ये उन बच्चों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि क्यूएम आगे यूज नहीं होती, क्यूएम आगे बहुत यूज होती है, अच्छी खासी यूज होती है। अब देखो फाइनेंस से भी हम लोगों ने फार्मूलाज निकाल लिए, एपीजीपी के पास भी हम लोग पहुंच गए, तो अच्छी खासी यूज होती है आगे। अच्छा अब सुनिएगा, अब इसके लिए जो हम लोगों ने फार्मूला यूज करना है वो फार्मूला हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, n से मुराद है यूजफुल लाइफ, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय, अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला बना कैसे है, आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी। अब अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही देखें तो n की वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय, तो द आंसर इज, गॉट इट। अब बताओ अगर 15 ईयर यूजफुल लाइफ हो तो सम ऑफ डिजिट क्या बन जाएगा 120, 120। अगर 20 ईयर यूजफुल लाइफ हो तो सम ऑफ डिजिट क्या बन जाएगा 210। चेक किया, चेक भी क्या करो, मेरी बात पे वैसे यस सर ना बोल देना, मैं कभी गलती करके आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ शाबाश, अब इजी नहीं हो गया काम। तो सम ऑफ डिजिट के लिए डिनोमिनेटर, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो फार्मूला क्या होगा
n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। अब बात आती है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की। अच्छा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर मैं आपसे बात करूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जरा कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की समझ आ जाए तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो बन ही जाएगी आपसे। एम आई राइट? चलें, गुड, चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना है, तो आप मेरी इस बात पे तो बिल्कुल भी एतराज नहीं करेंगे। हाँ जी, करेंगे एतराज? इस बात पे एतराज करेंगे? सही कुछ लिखा हुआ है ना, सब कुछ कैलकुलेशन के लिए। मसला अब ये आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो रिमेनिंग, भाई मैंने एसिड को परचेज किया हुआ है 1 जनवरी ईयर 1, जबकि मैं खुद अब कहां पे मौजूद हूं? 31 दिसंबर ईयर 1 पे मौजूद हूं। एसिड का 1 साल वैसे गुजर चुका है। 1 साल गुजर चुका है तो डेप्रिशिएट होने के लिए आया है। ऐसा थोड़ी है जिस दिन परचेज किया उसी दिन मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा। अगर सपोज मैंने 31 दिसंबर को एसिड परचेज किया हुआ होता तो क्या मैं उसको डेप्रिशिएट करता? नहीं, अभी यूज ही नहीं हुआ तो डेप्रिशिएट क्यों करता? अब एसिड की 1 साल की जिंदगी गुजर चुकी है। अब अगर मैं 31 दिसंबर ईयर 1 पे खड़ी होके फ्यूचर को देखूं ना, तो क्या मुझे आगे फ्यूचर में उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल नजर आ रही है? कितनी? 4 साल। अब बजाहिर 4 साल है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं करना। ओके, अब रिमेनिंग लाइफ तो लिखी हुई थी, अब कुछ बच्चे यही बात सोच लेते हैं कि भाई मैं तो इस डेट में मौजूद हूं, उसके बाद तो एसिड की लाइफ में 4 साल बाकी रह गए। और बात हकीकत भी है ना ऐसा? लेकिन आप ये देखो कि क्या आपने एसिड को डेप्रिशिएट किया है? क्या आपने एसिड को डेप्रिशिएट किया है? अभी तक नहीं किया। तो कितने अरसा डेप्रिशिएट करना है उसको? तो अभी तो 5 होंगे, 5 साल बाकी हैं। ओके, तो मतलब जो रिमेनिंग लाइफ देखनी है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड नहीं देखनी है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पीरियड देखनी। तो ये बात भी की है आपने। तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय इसका जो फैक्टर आएगा, एडजस्टिंग फैक्टर, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? मल्टीप्लाइड बाय 5। इसके लिए आ जाएगा 5। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 30,000। सही है ना? सही कैलकुलेट किया है, हाँ। गॉट इट। तो जब सेकंड ईयर के लिए जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली 90,000 लिख लूं, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय अच्छा, अब मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ना 4 साल अभी इसने मजीद डेप्रिशिएट होना है, तो मल्टीप्लाइड बाय, मतलब आप सेकंड ईयर में खड़े होके ये देखो कि आप इससे पहले उसको कितना अर्थ डेप्रिशिएट कर चुके हो। 1 ईयर यूजफुल लाइफ कितनी है? 5, तो बाकी अभी कितना बाकी है? ये था रिमेनिंग। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 4, 24,000। फिर अगर थर्ड ईयर पे जाऊं तो लिखवाए जरा, यहां पे क्या लिखूंगा? 90,000 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है आउट ऑफ 5, तो अभी 3 साल बाकी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, 18,000। गॉट इट? फोर्थ ईयर के लिए 90,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, 12,000। 90,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ईयर है, अब ये 16,000। गॉट इट? बात क्लियर?
अच्छा, मैंने इसका मतलब एक शॉर्टकट है इस तरह का, शायद फ्यूचर में आपके कभी काम आ जाए। देखिए भाई, एसिड की यूजफुल लाइफ कितने साल है, तो आपने फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिशिएट करना है, सेकंड के लिए करना है, थर्ड के लिए करना है, फोर्थ के लिए करना है, और एम आई राइट? तो देखो यूजफुल लाइफ इस तरह से चल रही है, और जो इसका एडजस्टिंग फैक्टर आना है वो इसके उलट में चलेगा। 5 4 3 2 1, इसका उलट कर, ये इसका एडजस्टिंग फैक्टर आ जाएगा। क्लियर? यूजफुल लाइफ लिखी, अब यूजफुल लाइफ को उलट करके लिखना शुरू कर दो। तो ये इनके एडजस्टिंग फैक्टर है। जो अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई होना उसने, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए, तो क्या ऐसे ही नहीं किया हमने? गॉट इट? कोई इशू यहां तक? सम ऑफ डिजिट मेथड समझ आ गया? क्या आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट मुझे बना के दिखा सकते हो? बनाओ। अच्छा, अब आप लोगों के लिए सेकंड स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाना ना बहुत ज्यादा इजी था, मतलब अब ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं थी उसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने कौन सी बनाई थी अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, इसमें अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जानी है, कॉस्ट लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इक्वल टू हो जाएगा ये, अब ये ऊपर ईयर्स मैंने लिखे हुए हैं सेम वही चलेंगे, 100,000। कॉस्ट सबसे पहले लिख लिया करो अगर किसी किस्म का कोई चेंज ना हो तो। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब यहां पर देखो 30,000 फर्स्ट ईयर के लिए, और आदत बना लेनी है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ ब्रैकेट लगानी है। 30 प्लस 24 इज इक्वल टू 54,000। 54 प्लस 18 इज इक्वल टू 72,000। 72 प्लस 12 is equal to 84,000 and 84 plus 6 is equal to, अच्छा देखिए अब कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं क्या वो रूल ऐसे ही नहीं है कि लास्ट ईयर क्या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, ऐसा ही है ना? और जब इसकी WD भी आपने कैलकुलेट की तो आपको आंसर मिले कुछ इस तरह, द फर्स्ट ईयर इज 70,000, second year is 46,000, third year is 28,000, fourth year is 16,000, जबकि लास्ट ईयर, ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें भी ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसा नहीं लग रहा जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरह है? कैसे भला कि फर्स्ट ईयर, नहीं वो तो एक अलग बात है ना, तो वैसे अगर देखा जाए तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा और लास्ट ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम। सम ऑफ ईयर डिजिट में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि स्टार्ट के ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा है लेकिन लास्ट ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो मतलब एसेट की नेचर बिल्कुल वैसी ही है कि इनिशियल ईयर्स में ज्यादा बेनिफिट दे रहा है और बाद के ईयर्स में कम बेनिफिट दे रहा है। ओके, लेकिन एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस पता है क्या है कि सम ऑफ ईयर डिजिट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिक्रीज कांस्टेंट है, सम ऑफ ईयर डिजिट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिक्रीज कांस्टेंट है। देखो 30 से 24 कितने का डिक्रीज है, 6 का, 24 से 18, 18 से 12, 12 से 6, हर साल कांस्टेंट डिक्रीज है। लेकिन अगर हम लोग जाएं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर
तो आपको डिक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। ऑलराइट, अच्छा फर्क क्या है कि भाई वहां पर सम ऑफ ईयर डिजिट के अंदर आपको कांस्टेंट डिक्रीज नजर आएगा, जबकि सम ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज नजर आता है। नहीं समझ आई? सम ऑफ ईयर डिजिट के अंदर एक्चुअल वैल्यूज के अंदर जो डिक्रीज है, एक्चुअल वैल्यूज में जो डिक्रीज है वो कांस्टेंट अमाउंट का है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिक्रीज कांस्टेंट परसेंटेज का है। कांस्टेंट परसेंटेज कि हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 36.9% से डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन में डिक्रीज कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज के साथ है, कांस्टेंट रेट का चेंज है। ओके, जबकि सम ऑफ ईयर डिजिट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कांस्टेंट अमाउंट के साथ डिक्रीज होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब लास्ट मेथड है हमारे पास, विच इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्या नहीं जी, अब लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं हम। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको बातों की समझ ना आ रही हो या ये चीज मुश्किल लग रही हो, देखिए भाई स्टार्ट से ही इंटरेस्ट लेके चलेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे, तो आपको कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज का लेक्चर नहीं समझ आया और हम आगे बढ़ते गए और कल का फिर नहीं समझ आया और आपने कोई बात इस तरह की डिस्कस भी नहीं की, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आपने इस प्रॉब्लम से बचना है। बेसिकली क्लास इन्वायरमेंट दिया ही इसलिए जाता है, अगर हर किसी से बुक नॉलेज पे स्टडी हो जाती है, सेल्फ स्टडी से पेपर्स पास हो जाते हैं, तो फिर तो सारे इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं। तो टीचर्स के पास आने का बेसिक मकसद ही यही होता है कि जो चीजें हमें वहां पे समझ नहीं आ सकती बुक के रीडिंग के साथ, हम टीचर के साथ डिस्कस कर सकें। तो जब तक आप हमारे साथ डिस्कस नहीं करेंगे, हमें यही लग रहा होता है कि हम अपने बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट मेथड के मुताबिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही मेथड सबके लिए हो। किसी बच्चे को वो मेथड नहीं समझ आ रहा होता, तो जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर किसी के साथ भी इस किस्म का कोई इशू हो, तो भाई आप सब बच्चों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो आप सब बच्चों ने ये नहीं सोचना कि यार दूसरे को समझ आ गया, मुझे नहीं आया तो मुझ में ही कोई खराबी होगी। भाई उसी खराबी को दूर करने के लिए तो इधर बैठे हैं। तो आपने बताना है कि नहीं सर नहीं समझ आया, इस चीज को दोबारा से बताएं। तो एक टीचर के पास हजारों मेथड्स होते हैं एक ही चीज के पढ़ाने के। हाँ, ये अलग बात है फर्स्ट में हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ओके, तो आपने मेरे साथ साथ बस रहना, मुझसे आगे भी नहीं जाइएगा। ये ना हो कि कोई स्पीड ब्रेकर आए और आप गिरे और आपके दांत टूट जाएं। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, ताकि आपको पता हो कि आगे कोई मुश्किल आने वाली है तो मैं आपको बता सकूं कि इसको फेस कैसे करना है। ऑल राइट, अच्छा जी, अब हम लोग चले आउटपुट मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, इसके ऊपर। अच्छा, ये ना बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन सिर्फ बात क्या है कि अब आप लोगों को जो लाइफ बताई जाएगी ना, वो इन ईयर्स नहीं होगी, वो लाइफ होगी इन यूनिट्स। आउटपुट मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आउटपुट मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड में अगर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो,
तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स या आउटपुट, टोटल यूनिट्स multiplied by number of units produced during the year। कि जिस साल की हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है, उस साल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो हम लोग ये फर्स्ट वाला मेथड करते हैं ना, ये वाला, ये बेसिकली होता है रेट, कि जैसे ही आप लोग कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट करते हैं ना, तो आपके पास पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है कि एक यूनिट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये है। अब हमने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हुए होंगे उनके साथ जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। अब एग्जाम्पल हमारी बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन उसमें अब हम लोग थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है और पर ईयर क्या क्या नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने बनाए, तो उसके लिए हमें ये डाटा गिवन है कि ईयर 1 2 3 4 एंड ईयर 5 हम लोगों ने जो यूनिट्स बनाए ईयर 1 में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब ये क्वेश्चन के साथ ये वाला डाटा भी साथ में गिवन होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 1200 1500 1000 3000 2500। ये देखें ये टोटल कितने हो गए हैं हमारे पास, ये टोटल कितने हो गए हैं 6200, 6200 और इसको कर लें 28। The total number of units produced in 5 years time duration is total is equal to 9000 99। ओके, अच्छा अब मेरा ख्याल कि आपको कुछ समझाने की जरूरत है। एक्सट्रैक्ट्स बना करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाए। क्या बात, अब जरा खुद से ट्राई करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट। अब फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ रहा है 12,000। अच्छा ये अब 12,000 हमारे पास कैसे आ रहा है कि आप लोगों ने कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमारे पास 9,000। तो इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने आके करनी है। ये देखें इधर, सपोज कि ये आ गई आपकी वर्किंग। अच्छा एक मेथड ये है कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना फाइंड करें, आप डेप्रिसिएशन रेट फाइंड कर लें, क्योंकि रेट तो अब हर किसी के लिए सेम सेम रहना है। और वो रेट कैसे आना है आप लोगों के पास, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो यहां से आंसर आ जाएगा 10 रुपीज पर यूनिट। ऑलराइट, अब आपके लिए ये काम इजी हो गया कि आप देखें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, फर्स्ट ईयर में कितने, 1200 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 15,000, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, मैंने पहले 12 बोला था, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 2800 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गए आप लोगों के पास। अच्छा, जैसे ही आप लोग यहाँ पे पहुंचे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में, फर्स्ट ईयर के लिए 12,000, 12 प्लस 15 27,000, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 25 60, 13 3 नहीं आता, सब 12, 62, 62 प्लस 28। तो देखो accumulated depreciation at the end of the period 90,000 के इक्वल हो गई। ओके, एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द asset यहां पर आ गया 88,000, 100 minus 27 73,000, 100 minus 37 100 minus 62 and 10,000। आई होप कि आपको मेरी ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि जब आप लोग एसिड अवेलेबल फॉर यूज होता है ना, वहां से डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। कब तक डेप्रिशिएट करो? जब तक कि उसकी यूजफुल लाइफ ना एंड हो जाए, या जब तक आप उसको जाके डिस्पोज ना कर दो, विच एवर कम्स अर्लियर, विच एवर कम्स अर्ली। भाई आपने आपने कहा कि एसिड की यूजफुल लाइफ है 5 साल, आपने डिस्पोज कर दिया थर्ड ईयर, तो क्या फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए डेप्रिशिएट करोगे? नहीं, फिर थर्ड ईयर तक ही डेप्रिशिएट करोगे। आपके एसिड की यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स और आपने डिस्पोज किया 7th ईयर में जाकर, तो क्या 6th और 7th ईयर के लिए डेप्रिशिएट करोगे? नहीं, यूजफुल लाइफ तक डेप्रिशिएट करना है, विच एवर कम्स अर्लियर। ओके, यूजफुल लाइफ का एंड या डेट ऑफ डिस्पोजल, विच एवर कम्स अर्लियर, वहां तक एसिड ने डेप्रिशिएट होना है, और फिर हर साल के लिए डेप्रिशिएट होना है, चाहे आपका एसिड फारिग ही क्यों ना रखा हो, चाहे फिर आप लोग उसको यूज ना कर रहे हो, अकाउंटिंग को इस बात से कोई गर्ज नहीं है, उसने डेप्रिशिएट जरूर करवाना है एसिड। बात क्लियर? इसकी एग्जांपल कि जैसे ये एसी लगे हुए हैं, अब गर्मियों में तो ये चलते हैं, अच्छे भले चलते हैं, लेकिन क्या सर्दियों में यूज होते हैं? तो क्या आपको ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं जाऊंगा तो मैं उन्हें कहूंगा भाई इस मंथ हमारे एसी 5 महीने के लिए चले तो 5 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करो? बोलो, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? अब चाहे फारिग ही क्यों नहीं थे, लेकिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज तो था ना, तो जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज हो जाते हैं, हर हाल में उन्होंने डेप्रिशिएट होना है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। बात क्लियर? इस रूल में एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर आप लोगों के पास आउटपुट मेथड है और आपने प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं किया और किसी किस्म की प्रोडक्शन नहीं हुई, तो जब प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो डेप्रिसिएशन क्या चार्ज करूं? तो इस मेथड के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नील हो सकता है। आउटपुट मेथड में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नील हो सकता है अगर पूरे साल में कोई भी प्रोडक्शन ना की जाए तो, लेकिन बाकी तीनों मेथड्स में कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जरूर चार्ज होगी। बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू? अब अगर आप लोग अपनी बुक की तरफ जाएं
तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप चाहे एग्जाम्पल नंबर 10 कर लीजिएगा जरा, एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व कर लीजिएगा। सोल्यूशन देखने की ऐसा जरूरत नहीं है आप लोगों को। और एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों ने ना एग्जाम्पल नंबर 12 को जरा सॉल्व कर लेना है। एग्जाम्पल कर चुके हैं आप लोगों ने, एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व कर लेना है। और बाकी इंशाल्लाह ये थोड़ी बहुत जो डिस्कशन वगैरह है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें, कॉन्सेप्ट वगैरह आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।